5, 4, 3, 2, 1. So tonight, Russia staking its claim in a new space race to the moon and Mars. The race for space is on, and the out-of-this-world industry could be worth over $1 trillion in just 20 years. The space race is back on. आज से कुछ साल पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ कुछ सिलेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी तक ही सीमित थी, लेकिन आज का वक्त कुछ अलग है। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस को $1 बिलियन बिजनेस बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ? क्या स्पेस सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी का मैदान है, या अब ये एक नए इकोनॉमिक और बिजनेस फ्रंटियर का सेंटर बन गया है? ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई आम बात नहीं है। पिछले 70 सालों में स्पेस रेस एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड था। आपने सुना होगा सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच का ये इंटेंस कंपटीशन जो हमें स्पेस के नए हाइट्स तक लेके गया। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज भी इस रेस में कूद रही है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या स्पेस अब सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी का है या इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा हाथ है? तो आज हम इस वीडियो में गहराई से जानेंगे कि कैसे ये स्पेस रेस ने नए प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया, उनका रोल क्या है और आखिर हमारा फ्यूचर क्या है इस फैसिनेटिंग डोमेन में, क्योंकि ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। जब हम बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो ये सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की बातें नहीं है, ये बातें हैं उन सपनों की जो इंसानियत के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। सोचने की बात है, क्या हम इस दौर में एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक एम्बिशियस ड्रीम ना हो बल्कि एक रियलिटी हो? तो चलिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के इस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जब सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, तब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक छोटी सी गोल बॉल नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। 2, 1. स्पुतनिक के लॉन्च होने पर पूरी दुनिया ने एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ देखना शुरू किया। इस सैटेलाइट के साथ ही एक नए कंपटीशन की शुरुआत हुई और ये था स्पेस रेस। इस दौरान अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम को एग्रेसिवली बढ़ाया। 1969 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक एम्बिशियस गोल सेट किया कि 1969 तक कैसे भी करके एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजना है। We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. आखिरकार 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये एक आदमी का छोटा कदम था, लेकिन इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने कहा, इस मिशन ने न सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट का दरवाजा खोला बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के लिए एक पॉलिटिकल विक्ट्री भी बन गया। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, तब दुनिया भर के लोगों का दिल धड़क रहा था। ये एक सिंबल था एक ऐसे मोमेंट का जब दुनिया ने देखा कि इंसानियत कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है जब एक मिशन के पीछे इतनी मेहनत और डेडिकेशन हो। इस रेस ने ये दिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है और उनके सपने को पूरा किया जा सकता हो। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सेंचुरी का आखिरी दौर आया, ये रेस थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और रॉसकॉस्मोस की फंडिंग ग्रेजुअली कम होने लगी और उनका फोकस साइंटिफिक रिसर्च से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा पर शिफ्ट होने लगा। ऐसे में स्पेस एक्सप्लोरेशन का दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज थी। 21वीं सदी का शुरुआत एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला। जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली, प्राइवेट कंपनीज स्पेस में एंट्री लेने लगी। स्पेस रेस का अगला चैप्टर अब एक नए ट्विस्ट के साथ शुरू होने वाला था।
21st सेंचुरी में स्पेस का दौर बिल्कुल बदल गया। पहले जहां स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब प्राइवेट कंपनीज भी अपनी कदम रखने लगी है। जैसे इलॉन मस्क ने 2002 में SpaceX को एस्टेब्लिश किया। ये सेक्टर ने एक नया रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। उनका विजन ये है कि इंसानियत को एक दिन मार्स पर ले जाना है। स्पेस रेस का सबसे बड़ा इनोवेशन था रीयूजेबल रॉकेट। ये टेक्नोलॉजी स्पेस मिशन को एक नए लेवल पर ले गई। आप सोचिए, एक रॉकेट जो लॉन्च होने के बाद सेफली अर्थ पर वापस लैंड कर सकता हो, ये फ्यूचर मिशंस के लिए कितना यूजफुल हो सकता है। SpaceX का Falcon 9 रॉकेट पहला ऐसा व्हीकल बना जो इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल यूज कर पाया, जिससे स्पेस मिशंस की कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गई। आज के दिन एक लॉन्च का खर्चा $100 मिलियन तक होता है, लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के आने से इस कॉस्ट को हाफ या इससे भी कम किया जा सकता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये स्पेस को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल भी बना रहा है। इस दौरान दूसरी कंपनीज जैसे ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक भी इस रेस में है। ब्लू ओरिजिन, जिसे जेफ बेजोस ने शुरू किया, इन्होंने भी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स की तरफ कदम बढ़ाया। उनका न्यू शेपर्ड रॉकेट सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के लिए बना है, जो सिर्फ 11 मिनट में ही अर्थ की बाउंड्री तक पहुंचता है। ये रॉकेट स्पेस टूरिज्म को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने का सपना देखता है। And it's this generation's job to build that road to space so that the future generations can unleash their creativity. When that is possible, when the infrastructure is in place, just as it was for me in 1994 to start Amazon, when we have that infrastructure in place for the future space entrepreneurs, you will see amazing things happen. And it will happen fast. I guarantee it. People are so creative once they're unleashed. और वर्जिन गैलेक्टिक, जिसे रिचर्ड ब्रैंसन ने एस्टेब्लिश किया, ये भी स्पेस टूरिज्म के चक्कर में है। उनका एम है कि आम लोगों को स्पेस में वेकेशन पर भेजना। स्पेस टूरिज्म को आम लोगों के लिए फेसिबल बनाना एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नए एंगल से देखता है। लेकिन क्या सिर्फ रॉकेट्स का डेवलपमेंट ही मायने रखता है? नहीं, इस नई स्पेस रेस का मकसद सिर्फ रॉकेट्स को लॉन्च करना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने, रिसर्च को आगे बढ़ाने और नए डिस्कवरीज करने का भी है। आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि कैसे इन प्राइवेट कंपनीज ने अपने इनोवेटिव आइडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस एक्सप्लोरेशन को रीडिफाइन किया है। तो प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा और ऑब्वियस फायदा है कॉस्ट एफिशिएंसी। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे नासा के मिशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए इन कॉस्ट को काफी कम कर दिया है। नासा का एक मिशन का एवरेज कॉस्ट $450 मिलियन तक का होता था, लेकिन SpaceX की रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के साथ इस कॉस्ट को लगभग $50 मिलियन तक लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब हम ज्यादा मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल भी बना रहा है। प्राइवेट सेक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में तेजी से काम करने की सुविधा देती है। आज के डिजिटल एरा में अगर आप फास्ट नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये रूल लागू होता है। और जब बात आती है रिस्क की, तो प्राइवेट सेक्टर के पास अनरिस्क हेवी मिशंस को फंड करने की कैपेबिलिटी भी होती है, जो गवर्नमेंट बजट से मुश्किल होते हैं। प्राइवेट कंपनीज का कैपिटल जो इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट करता है, वो हमेशा गवर्नमेंट का फंडिंग से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। पहली बार हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज ने अपने स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजना शुरू किया है। SpaceX का क्रू ड्रैगन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक सेफली ले गया, जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये पहली बार था जब एक प्राइवेट कंपनी ने ह्यूमंस को सेफली स्पेस में भेजा और वापस भी लाया। ये दिखाता है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपने रोल प्ले कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की सफलता नहीं, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है, जहाँ हमारा विजन आगे की तरफ है। तो कौन है ये नए प्लेयर्स जो स्पेस को कमर्शियलाइज कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा नाम है SpaceX का। एलॉन मस्क का विजन है कि एक दिन मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाए। उनका गोल है कि मार्स पर सस्टेनेबल लिविंग का एक मॉडल बनाना, जिसे ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। एलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि उनका एम है मार्स पर 2030 तक अपनी पहली मैन्ड मिशन भेजना। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन उन्होंने इस मिशन के लिए काम शुरू कर दिया है। SpaceX के स्टारशिप प्रोग्राम ने तो सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये रॉकेट डिजाइन की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है।
दूसरा बड़ा नाम है जेफ बेजोस का। ब्लू ओरिजिन, जिनका फोकस है स्पेस टूरिज्म को रियलिटी बनाना। बेजोस का ड्रीम है कि एक दिन लोग स्पेस में वेकेशन पर जाएं और इसलिए उन्होंने ब्लू ओरिजिन के जरिए सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स का डेवलपमेंट शुरू किया है। ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए कुछ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स भी किए हैं, जहां ये रॉकेट उन लोगों को स्पेस तक ले जाता है जो इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रॉकेट 60 माइल की ऊंचाई तक जाती है, जो स्पेस के बॉर्डर को क्रॉस करता है। इस जर्नी के दौरान पैसेंजर्स माइक्रोग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, जो उन्हें स्पेस का एक छोटा सा टेस्ट दे सकता है। और तीसरा प्लेयर है रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक, जो सिविलियंस को सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स पर ले जाने का सपना दिखाती है। We make from that, we will be putting to things like point-to-point travel. That will be expanded and one day do point-to-point travel. We've got another spaceship company called Virgin Orbit, which will be putting satellites into orbit. वर्जिन गैलेक्टिक ने पहले ही सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स किए हैं और अब ये प्रॉमिस कर रहा है कि जल्द ही आम लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म एक्सेसिबल हो जाएगा। ये कंपनी सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए स्पेस में नहीं जा रही, उनका गोल है स्पेस को एक्सेसिबल बनाना और फ्यूचर में कमर्शियलाइज करना, जिससे स्पेस का एक न्यू इकोनॉमी तैयार हो सके। आज के दिन इन कंपनीज के कंपटीशन से इनोवेशन और रिसर्च में तेजी आई है, जिससे हमें और नई टेक्नोलॉजीज को देखने का मौका मिल सकता है। स्पेस इंडस्ट्री सिर्फ एक्सप्लोरेशन तक ही सीमित नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का सेंटर भी बन चुका है। आज के दिन स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन इकोनॉमी बन गई है। स्पेस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सिर्फ सैटेलाइट्स तक नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होता है। जैसे ही हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, ये कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखते हैं। सैटकॉम नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसे सेक्टर्स ने $बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट किया है। आज के दिन सैटेलाइट इमेजरी और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी होता है, जिससे फार्मर को उनकी क्रॉप्स को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। ये टेक्नोलॉजी उन्हें बता सकती है कि उन्हें कब और कैसे इरिगेशन करना है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। और जब बात ट्रांसपोर्टेशन की होती है, तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैसे जीपीएस ने ट्रेवल और लॉजिस्टिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आज हम बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, जो एक मेजर कन्वेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि स्पेस इकोनॉमी की ग्रोथ से नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। रिसर्च, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के फील्ड्स में नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी बन रहे हैं, जो यूथ के लिए नए मौके ला रहे हैं। इस तरह से स्पेस सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन का मैदान नहीं है, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी बन गया है, जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक नया डायरेक्शन दे रहा है। स्पेस प्राइवेटाइजेशन की वजह से नए प्लेयर्स की एंट्री से ये इंडस्ट्री और भी डाइवर्सिफाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस नए दौर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। स्पेस जंक एक मेजर कंसर्न बन गया है। आज के दिन अर्थ के ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्रिस हैं, जो फ्यूचर मिशंस के लिए खतरे का काम कर सकते हैं। अगर ये डेब्रिस किसी सैटेलाइट्स या रॉकेट के साथ टकरा गया, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट बन सकता है, जो फ्यूचर मिशंस को खतरे में डाल सकता है। हमें एक सस्टेनेबल अप्रोच डेवलप करनी होगी, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और कमर्शियलाइजेशन को बैलेंस करे। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एग्रीमेंट की जरूरत है, जिससे हम स्पेस को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर कर पाए। जैसा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आउटर स्पेस ट्रीटी साइन किया है, हमें ये समझना होगा कि स्पेस सिर्फ एक कंट्री का नहीं, बल्कि सब इंसानियत का है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि हम नई डिस्कवरीज कर सके और स्पेस को एक रिस्पॉन्सिबल वे में एक्सप्लोर कर सके। तो दोस्तों, ये था स्पेस रेस का नया दौर और इसके इम्प्लीकेशंस। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस का काम नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे वैल्यूज और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का भी प्रश्न है। हमने देखा है कि कैसे प्राइवेट कंपनीज ने इस दौर को रीडिफाइन किया है और कैसे ये स्पेस को सबके लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं। लेकिन हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस का फ्यूचर हमारी सोच और डिसीजंस पर डिपेंड करता है। आखिर में ये सिर्फ एक रेस नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ह्यूमैनिटी के लिए नए हॉरिजन्स एक्सप्लोर करने की।
आइए इस नई सोच और इनोवेशन के साथ स्पेस को एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल प्लेस बनाएं। तो दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन की ये कहानी अब यही खत्म होती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। लेकिन अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बहुत जरूरी टॉपिक मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने YouTube के कुछ ऐसे हॉरिफाइंग सीक्रेट्स को रिवील किया है जो आपको चौंका देंगे। तो दोस्तों, आज इसी नोट के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।